सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट देख लिए, जुरिस्डिक्शन देख लिए, जुरिस्डिक्शन के बाद पावर्स भी देख लिए, जो नॉर्मल पावर्स होती है और एडिशनल पावर जो पार्लियामेंट दे सकता है अपन ने वो सब देख लिया। ठीक है। अब अपन थोड़ी आगे की चीज़ें देखते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक खत्म करते हैं। अपना आर्टिकल 140 तक हो गया था, अपन आते हैं अभी आर्टिकल 141 पे, जो बताता है कि जो भी लॉ डिक्लेयर होगा बाय सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ डिक्लेयर करेगी वो बाइंडिंग हो जाएगा किस पे, ऑन ऑल कोर्ट्स। इसके साथ साथ लिखा ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब अपनी इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होते हैं, सब बाउंड होंगे एससी के किसी भी डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन से। तो यहाँ पे जो लिखा है ऑल कोर्ट्स, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले तो यही अराइज हो रहा है कि जो ऑल कोर्ट्स मेंशन किया गया है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड होगा क्या, बताओ। सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड होगा? बस एक इन जनरल पूछ रहा हूँ, देखो इन जनरल तो नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, पर अपन जब बेंचेस पे जाते हैं तब तो होता है। ठीक है, उसके लिए अपन अभी अपना जो डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड नहीं होता, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सारे कोर्ट, तो हाई कोर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसी से जो अपना डॉक्ट्रिन निकलता है आर्टिकल 141 से, उसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, इसका यहाँ से अपना लैटिन मैक्सिम होता है जो कि स्टे डिसाइसिस, ये एक लैटिन मैक्सिम होता है। इसका मतलब क्या होता है? टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। अपन ये वाली लैटिन मैक्सिम, ये वाली डॉक्ट्रिन अपन आर्टिकल 141 के अंदर देखते हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी केस डिसाइड हो चुका है उस पर बाकी कोर्ट्स को स्टैंड बाय करना पड़ेगा, ये लैटिन मैक्सिम बता रहे हैं। पर किस चीज़ को लेके स्टैंड करना पड़ेगा ये अपन को बताता है एक दूसरा लैटिन मैक्सिम, जो कि होता है रेशियो डेसिडेंडी। एक लैटिन मैक्सिम है, इसका क्या मतलब होता है? द रीज़न फॉर डिसाइडिंग। तो कोई भी केस है उसमें क्या रीजनिंग लगाई गई है, क्या लॉजिक लगाया गया है, उसको अपन रेशियो डेसिडेंडी बोलते हैं। तो ये जो रेशियो डेसिडेंडी होता है किसी भी केस का, जनरली उसी को अपन मानते हैं कि वही बाइंडिंग है हर कोर्ट्स पे। ये कब ले डाउन होता है ये रीजनिंग कोई भी केस की? अगर आपको कोई भी केस में रीजनिंग लगा के कोई डिसीजन देना है तो आप रीजनिंग कब कब दे पाओगे? जब आपने पूरी तरह से उस केस पे डिस्कशन किया है, दोनों साइड से दोनों पार्टी को सुना है, नेचुरल जस्टिस के जितने प्रिंसिपल्स उन सबको फॉलो किया है ना, उनके आर्ग्यूमेंट सुने हैं, जो केस लॉज हैं रेलेवेंट उनको डिस्कस किया है, जो लॉज के प्रोविजंस हैं उन सबको डिस्कस किया है। तो ये सब करने के बाद ही आप कोई रीज़न पे आ सकते हो। इसलिए अपन मानते हैं कि जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है वही बाइंडिंग होता है किसी भी लॉ पे, किसी भी कोर्ट पे, सॉरी। पर अपन किसी भी जजमेंट की, किसी भी केस की रीजनिंग कैसे निकालेंगे? अपन उसकी पूरी जजमेंट अपन को पढ़ना पड़ेगा। अपन यहाँ पे पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि अपन किसी लाइन से किसी पैराग्राफ से या पूरी किसी जजमेंट से एक दो लाइन निकाल के कर रहे हैं। आप इनको इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते। किसी भी रीजनिंग को आपको उनको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा और वो बाइंडिंग होता है। फिर अपन ने देखा कि कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है रेशियो डेसिडेंडी, पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन पे बाइंडिंग नहीं होता। तो वो जो है अपने पुराने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे एक अपना डॉक्ट्रिन आता है
जिसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इससे क्या होता है, ये कौन सी डॉक्ट्रिन होती है? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक टाइमलाइन है, मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, कोई भी एक जजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा तो उससे एक्शंस लेने चालू हो जाएंगे, बाकी कोर्ट्स भी उसको बाइंडिंग करने लगेंगे और बाकी केसेस पे भी, रेलिवेंट केसेस पे भी। फिर कुछ टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, ठीक है। तो फिर इन सब जो एक्शन लिए गए हैं इनका क्या होगा इस टाइम से पहले तक का? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग बोलती है कि जो हम ओवर रूल कर रहे हैं किसी भी डिसीजन को, वो फ्यूचर डेट से लगेगा, फ्यूचर डेट से। तो जो पीछे के जितने भी एक्शंस हैं, जो भी हुआ है, वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका अपन ने एग्जांपल्स पहले भी देख चुके हैं। अपन ने जब गोलकनाथ का केस देखा था, जब अपन आर्टिकल 13 के अंदर देख रहे थे, वहाँ पे अपन ने देखा था कि आगे की फ्यूचर डेट से अप्लाई हो रहा था। जब अपन ने 9 शेड्यूल के भी केसेस देखे थे, तब भी अपन ने देखा था कि वहाँ पे भी केशव नंद भारती के केस की डेट से 24 अप्रैल 1973 से बाद से इनमें जितने भी डाले जाएंगे उनको कोर्ट इंक्वायर कर सकेगा। तो उनसे पहले वाले को प्रोटेक्शन दी गई थी। तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यूज हुआ था, ठीक है ना। ये हो गया। फिर अपन ने देखा कि रेशियो डेसिडेंडी यहाँ पे ये बाइंडिंग होता है। तो कौन सी चीज़ बाइंडिंग नहीं होती है किसी जजमेंट पे, अगर अपन इसको पॉइंट आउट अलग से कर रहे हैं तो? एक पार्ट होता है किसी भी डिसीजन का जिसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। ये भी एक लैटिन टर्म है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट विच इज सेड इन पासिंग। मतलब ऐसे ही बोल दिया है, वो ऐसा कोई मेन पार्ट, कोई रीजनिंग वाला पार्ट नहीं बना रहा है किसी भी जजमेंट का, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है किसी भी जजमेंट का, ओबिटर डिक्टा, ये स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं होता, किसी भी कोर्ट पे स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं होगा आर्टिकल 141 के अंदर, अगर इसको अपन कंपेयर करें किसी भी रेशियो डेसिडेंडी से, क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होते हैं। रेशियो डेसिडेंडी ये स्ट्रिक्टली बाइंडिंग होंगे, पर ऑबिटर डिक्टा नहीं होता। पर फिर भी जो इनकी होती है परसुएसिव वैल्यू होती है इनकी। परसुएसिव वैल्यू का क्या मतलब है कि इनको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी कहा गया था, तो उससे अपने किसी भी डिसीजन, कोई भी लोअर कोर्ट उसको इस्तेमाल कर सकता है जैसी भी ज़रूरत पड़े उसकी, पर उससे वो टोटली बाउंड नहीं रहेगा। तो वहाँ पे तुमको थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो। फिर अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कर सकता है किसी भी चीज़ को, किसी भी जजमेंट को। तो वो जो नया लॉ डिक्लेयर करेगा, जो भी लॉ डिक्लेयर होगा कोर्ट से, और अगर किसी भी लोअर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स चल रही हों अलग अलग स्टेजेस पे, तो ये जो लॉ डिक्लेयर हो रहा है ये क्या फ्यूचर डेट से लगेगा, मतलब फ्यूचर प्रोसीडिंग्स के लिए लगेगा, या फिर जो भी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स हैं उन पे भी लगेगा? बताओ, फ्यूचर पे लगेगा कि ऑनगोइंग पे लगेगा? फ्यूचर। आर्टिकल 141 में बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर कर रहा है वो सब पे बाइंडिंग होगा कोर्ट्स पे। तो वो जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स होगी सिमिलर केसेस पे, उन पे भी बाइंडिंग होगा कि जो फ्यूचर प्रोसीडिंग्स अगली डेट से चालू होनी है, जजमेंट के बाद से जो नई प्रोसीडिंग्स चालू होनी है उन पे लागू होगा सिर्फ? नहीं, देखो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग जो भी रहेंगी उनसे भी, उन पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको एक एग्जांपल बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया था, तो वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स थी फैमिली कोर्ट्स की, फैमिली लॉ से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में चल रही थी। पर हाई कोर्ट्स ने फिर वहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि जो फैमिली रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे वो फैमिली कोर्ट्स में लगेंगे। तो उसके बाद सारे जो
सिविल कोर्ट्स थे वहाँ पे एप्लीकेशन लगने लगी और जो जजेस थे वो सब इसको ट्रांसफ़र करने लगे फैमिली कोर्ट्स की तरफ। ठीक है, तो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स पे भी लगेगा। ये एक हो गया। फिर अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है ना, बट कुछ कुछ लेवल पे बाइंडिंग हो सकता है। कैसे? अगर इनको ओवर रूल करना है तो कैसे करेंगे? ओवर रूल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास, लार्जर बेंच का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स, 5 जजेस लगते हैं। तो अगर 5 जजेस की कोई भी बेंच ने कोई भी डिसीजन दिया हुआ है, तो अगर इसको ओवर रूल करना है, इस वाले को ओवर रूल करना है, तो उनको एटलीस्ट 6 जजेस लगेंगे या फिर ज़्यादा और मोर। ठीक है, इससे छोटी बेंच पे नहीं कर सकते, इक्वल बेंच भी नहीं हो सकती। 5 जजेस की बेंच भी इसको ओवर रूल नहीं कर सकती। मैक्स कितनी होती है? मैक्स कितनी भी हो सकती है। अभी जो स्ट्रेंथ है वो 34 जजेस की स्ट्रेंथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट की। तो पूरे के पूरे भी बैठ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, मतलब होगा नहीं पर बैठ सकती है। ठीक है, हाँ आई थिंक मैक्स बेंच अभी तक 13 बैठी है शायद। ठीक है, फिर मान लो अपन ने ये देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट की लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग है ना, पे बाइंडिंग है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट की एक ही मैटर पे 2 अलग अलग जजमेंट्स हैं, है ना? तो और दोनों क्या हैं? कॉन्ट्ररी हैं एक दूसरे के। 2 जजमेंट्स है और दोनों कॉन्ट्ररी है, तो लोअर कोर्ट पे कौन सी बाइंडिंग होगी बताओ? हाँ, जो भी लार्जर बेंच होगी, जो भी लार्जर बेंच होगी उसका उस पे वो बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना आर्टिकल 141 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो अपन देख लिया बाइंडिंग तो होता है, पर इसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिकलिटी कैसे होगी, वो अपन को आर्टिकल 142 के अंदर पता चलता है, जो बताता है अपन को इन्फोर्समेंट की। यहाँ पे इन्फोर्स किए जा रहे हैं क्या? डिक्रीज और ऑर्डर्स। अलग अलग तरह के ऑर्डर्स, अलग अलग तरह की डिक्रीज सब बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्री या ऑर्डर पास करेगा, डिक्री या ऑर्डर, वो जो है इन्फोर्सेबल रहेगा। मतलब आप उसको कहीं पे भी फोर्स में ला सकते हैं, कहीं पे भी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का पूरे इंडिया में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनता है। किस तरीके से होगा, मैनर क्या होगा, फॉर्म क्या होगा इसका, ये पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड करेगी, बाय लॉ। और जब तक नहीं बताती, अंटिल प्रिस्क्राइब्स, तब तक किसका रहेगा? तब तक प्रेसिडेंट के बताए रूल्स से बाइंड वो होगा, बाउंड होगा। फिर ये जनरल डिक्लेरेशन दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर डिक्री का इन्फोर्स कहीं पे भी हो सकता है ना। बट इसके साथ साथ ये क्लॉज 1 में दिया अपन को, 142 के क्लॉज 1 में दिया ये सब अपन को। अब अपन आते क्लॉज 2 में, जहाँ पे थोड़ी जनरल पावर्स दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास शैल हैव पावर। कौन सी पावर होगी? जो भी पावर रिक्वायर्ड होगी किसी की अटेंडेंस के लिए, किसी भी पर्सन के अटेंडेंस के लिए, या फिर डिस्कवरी करनी है किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट का, या फिर प्रोडक्शन करना है किसी डॉक्यूमेंट का, तो वो करवा सकते हैं, वो उनके पास पावर होगी, ऑफ डॉक्यूमेंट। या फिर उनको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना है, या फिर पनिशमेंट देनी है किसी को, किस पर्पस के लिए? यहाँ पे ऑफ एनी कंटेम्प्ट, किसी भी कंटेम्प्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट के लिए उनके पास पावर होगी।
बट ये जो भी पावर्स हैं ये सब भी एब्सोल्यूट तो कुछ है नहीं, तो ये भी सब्जेक्ट टू होंगे किसके, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने डिक्लेयर कर दिया कि इनके पास पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब करने के लिए, और उनकी जो डिक्री ऑर्डर्स होंगी वो सब हर जगह इन्फोर्सेबल होंगी। बट कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, इसके लिए अपन को थोड़ा सा हिंट दे देता है आर्टिकल 144। ये क्या बता रहा है अपन को कि जो सिविल अथॉरिटीज़ होंगी, सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़, ना, कहीं पे भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी उनका क्या काम है, उनका काम है कि वो एड की तरफ काम करे, इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का उनको एड करना है, वो सिविल अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो जुडिशियल अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, दोनों का काम है उनका एड करना सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। एक सेकंड, एक चीज़ मिस हो गई। जब अपन 142 देख रहे थे, ये अपन 142 देख रहे थे, इसमें जो डिक्रीज पास हो रही हैं, इसमें जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए पास हो रहे हैं, वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हो रहे हैं। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जैसा भी उनके सामने केस होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री पास कर सकते हैं किसी भी तरह की, जब उनको लग रहा है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए नेसेसरी होगी, वो नेसेसरी होना चाहिए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। ठीक है। और उसी उसी डिक्री, उसी ऑर्डर को इन्फोर्सेबल बताया गया है पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। उसका तरीका पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगा, और जब तक पार्लियामेंट नहीं बताता तब तक प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट जस्टिस वाला पार्ट। और इसी पे अपन एक आध क्वेश्चन केस लॉज देखते हैं। स्पेंसर एंड कंपनी वर्सेस विश्ववर्धन डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो आर्टिकल्स 141 है, जिसमें लॉ बाइंडिंग है हर कोर्ट्स पे, हर ऑल कोर्ट्स पे, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है। 142 में कंप्लीट जस्टिस के लिए डिक्री और ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो इन्फोर्सेबल होगा हर जगह। और 144 में सिविल अथॉरिटीज़ और जुडिशियल अथॉरिटीज़ को एक्ट एंड एड करना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया था कि कोई भी ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो भले ही फॉर्म हो उसका रिक्वेस्ट हो, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हो, पर वो फिर भी बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है। अगर वो हाई कोर्ट उसको नहीं मानता है, जो भी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं जो ये गलती कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी चालू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जजेस के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक सिंगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और उसी के लिए उसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए जो सारी अथॉरिटीज़ हैं, सिविल या फिर जुडिशियल, उनका असिस्टिंग रोल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को फुलफिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के। ये इस केस में अपन को बताया था। फिर दूसरा केस देखते हैं, ईएसपी राजारमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे बोला था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को की स्कोप को एग्जामिन किया था, और कहाँ तक इसकी पावर एक्सटेंड करती है उसको भी एग्जामिन किया था। कोर्ट ने होल्ड किया था कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अपने आर्टिकल 142 देखा, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने क्या बोला कि कॉजेज और किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिनेरियोज में आप इस पावर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई कंडीशंस भी नहीं दी है कि ये कंडीशंस फुल होगी तब आप फिल होगी तब जाके आप कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे जो पूरी एक्सरसाइज है आर्टिकल 142 की, उसके अंदर जो भी पावर दी गई है, उसको पूरी तरह से डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया है हाईएस्ट कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। और इसके जो ऑर्डर और डिक्री है वो बाइंडिंग है हर कोर्ट्स पे, हर ट्रिब्यूनल्स पे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट उनने यहाँ पे खुद से, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक लिमिटेशन लगा दी, क्या, कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है किसी भी लॉ में, है ना, तो उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते।
उसके डायरेक्टली अगेंस्ट आप इस पावर के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बोला था। तो यहाँ पे जो अपन को दिख रहा है, ये दोनों केसेस पढ़ के अपन को ये समझ आ रहा है कि जो कंप्लीट जस्टिस करने की पावर दी गई है आर्टिकल 142 के अंदर, वो बहुत अलग लेवल पे है, काफ़ी डिफरेंट लेवल पे है किसी भी दूसरी पावर्स की जो अपन अभी तक देख चुके हैं, जो भी जो रिस्ट्रिक्शन अपन देख चुके हैं। तो कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी भी अगर ऑर्डिनरी लॉज में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की पावर पे लिमिटेशन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। तो ऑर्डिनरी लॉज सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरह से, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंदर मिल रही है, तो वो सुप्रीम रहेगा। पर उसको यूज़ बहुत लिमिट वे में करना है, क्योंकि उनका डिस्क्रेशन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का हर में। इस पावर के थोड़े एग्जांपल्स देखे अपन तो कब कब ये पावर्स यूज़ हो चुकी हैं। तो एक हुआ था कि एक स्पेशल जज की बेंच से, एक स्पेशल जज की कोर्ट से एक केस को उठा के दूसरे स्पेशल जज के सामने रख दिया गया था। यहाँ पे हाई कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं भेजा गया था, जो अपन पावर पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे वैसा नहीं था, यहाँ पे एक सबॉर्डिनेट स्पेशल जज की बेंच थी, कोर्ट था, उनकी कोर्ट से केस को उठा के दूसरे कोर्ट में भेज दिया था स्पेशल जज के। अपन ने 139A के अंदर देखा था कि हाई कोर्ट से हाई कोर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अलग तरह से किया था। और क्या किया था, एक हिंदू मैरिज एक्ट है अपना, उसके अंदर 13B के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स का प्रोविज़न है, पर वहाँ पे 1 ईयर का टाइमलाइन दी गई है कि आपको शादी करने के 1 साल के अंदर अंदर आप डिवोर्स नहीं ले सकते। तो इस जो लिमिटेशन दी गई थी उसके अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, इसको बाईपास करते हुए इसको वेव ऑफ कर दिया। एक्चुअली वेव ऑफ करके उनने शादी डिसॉल्व कर दी। तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 142 के अंदर कोर्ट कर सकता है, गाइडलाइंस दे सकता है, डायरेक्शंस भी जारी कर सकता है आर्टिकल 142 के अंदर, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो। ठीक है, पर यहाँ पे हाँ एक बात बताओ, अपन ने देखा कि ये 1 ईयर वाला पीरियड वेव ऑफ कर सकता है, इतनी पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। पर अगर तुमने देखा होगा जैसे आईपीसी में काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर एक मिनिमम पनिशमेंट दी गई है कि अगर आप ये क्राइम करोगे, ये ऑफेंस आपका प्रूफ हो जाएगा, तो आपको इतनी मिनिमम पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको वेव ऑफ कर सकता है? मतलब जो मिनिमम पनिशमेंट दी है उससे भी कम पनिशमेंट किसी ऑफेंस के लिए दे सकता है? बताओ। शायद नहीं दे सकता। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में, मतलब इन केसेस में जो मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर नहीं जा सकता आर्टिकल 142 के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 142 अपना डन हुआ। कौन सी पावर? इनहेरेंट पावर बोल सकते हैं यहाँ पे, वैसे वही स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया हुआ है 142 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट बीइंग हाईएस्ट कोर्ट, उसके पास बहुत सारी इनहेरेंट पावर्स हैं। फिर आते हैं अपन आगे आर्टिकल 143 में। एक आखिरी जुरिस्डिक्शन बचा था अपना, वो कौन सा है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के अंदर बताया गया है। क्या है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? इसके अंदर क्या होता है? क्लॉज 1 अपन को बताता है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो उनके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किस तरह का, ये कानून का कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर फैक्ट का कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या तो आ चुका है या फिर आ सकता है, लाइकलीहुड दिख रही है उनको। और इसके साथ साथ
वो या तो ऐसे नेचर का है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी है। तो ये ज़रूरी है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का होना चाहिए, ऐसा नेचर का होना चाहिए कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, तो ऐसा प्रेसिडेंट्स आपको लगना चाहिए। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो ऐसे क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके कंसिडरेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जैसी हियरिंग ठीक लगेगी, सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट, सुप्रीम कोर्ट को जैसी हियरिंग ठीक लगेगी वो वैसा हियरिंग प्रोसीडिंग करेंगे अपने हिसाब से, और जो भी उनका ओपिनियन होगा, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन होगा, वो रिपोर्ट कर देंगे किसको, प्रेसिडेंट साहब को। भाई यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है, अपन पहले भी 2-3 बार डिस्कस किए 143 के अंदर, तो अपन ने देखा था कि कोर्ट बाउंड नहीं है कि ओपिनियन देने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मे वर्ड है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है, उनके सामने कोई भी क्वेश्चन रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड। ठीक है, पर इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है। किसी को याद है अपन ने आर्टिकल 131 पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था 131 में, कौन बताएगा? इसके अपन ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया था, प्रोवाइजो किसी को याद है? प्रोवाइजो में बताया था कि अगर कोई एग्रीमेंट है या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, और उस वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि या तो कमेंसमेंट से पहले आया है, बिफोर, या फिर बाद में भी आया है पर उसको अग्री करके सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, कुछ कुछ क्राइटेरियाज बताए गए थे आर्टिकल 131 के अंदर, प्रोवाइजो के अंदर, जिन पे सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनता है जुरिस्डिक्शन। पर अगर अपन इसके 143 के क्लॉज 2 में आए, यहाँ पे अपन ने ऊपर क्लॉज 1 देखा था, आर्टिकल 143 के ही क्लॉज 2 में आए, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट साहब रेफर करते हैं ऐसे किसी क्वेश्चन को, ऐसे किसी क्वेश्चन को जो प्रोवाइजो के अंदर मेंशन्ड है ना, मतलब प्रोवाइजो ने एक्सक्लूड किया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा इस पे ओपिनियन देने के लिए, बाउंड टू गिव ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे देखो काइंड मेंशन्ड इन द सेट प्रोवाइजो, आर्टिकल 131 के प्रोवाइजो में जो भी दिया है, देखो सुप्रीम कोर्ट शैल, यहाँ पे शैल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे मतलब कोर्ट बाउंड हो गया है। कब बाउंड है? जब प्रेसिडेंट रेफर करेंगे, क्योंकि जनरल सेंस में 131 में अपन ने देखा था कि पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया था यहाँ पे प्रोवाइजो, कोई भी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट है ना, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है कमेंसमेंट से पहले या फिर बाद में भी आया है और उसमें उसको अग्रीमेंट करके अलग कर दिया गया है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट में नहीं जाता। बट 143 में प्रेसिडेंट साहब रेफर करके और उस वाले में बाउंड रहेंगे, तो वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा 141 142 का 3 का सॉरी 143 का, तो यहाँ पे नॉट बाउंड, और ये क्लॉज 2 उनकी छोटी सी एक्सेप्शन। ठीक है, 144 अपन देख चुके हैं, एक आध केसेस देख लेते अपन। इसमें दो इंटरेस्टिंग केस है। एक केस है अपना इन री, जब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है, कोई रेफरेंस आता है प्रेसिडेंट से, तो जो केस के नाम आते हैं वो ये आता है, इन री करके आते हैं। इन री केरला एजुकेशन बिल जो था, एजुकेशन बिल का केस था, ये था 1958 का केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली बोला था कि जो भी एडवाइजरी ओपिनियन होगा, 143 यूज करके जो भी एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का दे रहा है वो बाकी कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं होगा, नॉट बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 141। अपने 141 में देखा कि और हर कोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होंगे, पर इसमें अगर एडवाइजरी ओपिनियन है तो वो नॉट बाउंड होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था। बट ये अभी वो नहीं है, इसको पलट दिया था फिर बाद में, इसको पलटा था किसमें, इन री स्पेशल कोर्ट्स बिल। ये केस था 1979 का, सुप्रीम कोर्ट का ही। इसमें कोर्ट ने बोला था कि बाइंडिंग होगा, एडवाइजरी ओपिनियन जो भी होगा वो बाइंडिंग होगा। यहाँ पे कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया था, ये सजेशन था प्रेसिडेंट साहब के लिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए। इनमें बोला था कि जो क्वेश्चंस भेजे जाएंगे वो लॉ का हो, फैक्ट का हो, जो भी हो, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तभी वो उनको कंसिडर कर सकते हैं, वो वेग नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, है ना। जनरल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी जनरल सेंस में क्वेश्चन पूछना नहीं, आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने, तब कोर्ट आपको आंसर करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन आते हैं अगला आर्टिकल, अपना आर्टिकल 145 जो बताता है अपन को रूल्स ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, एक बार खुद से रीड कर लेना, मैं थोड़ा एक आध चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें जो क्लॉज 1 है उसमें बताया है कि जो रेगुलेशन होगा नॉर्मल प्रोसीजर्स का, जनरल सेंस में जो भी प्रोसीजर्स यूज़ होने, प्रैक्टिस के हो सकते हैं या फिर प्रोसीजर के, कोर्ट के, तो वो कौन बनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से रूल्स बना सकती है, कैन मेक। पर वो वैलिड कैसे होंगे, वो उसके लिए उनको अप्रूवल लगेगा, किसका, प्रेसिडेंट साहब का। मतलब रूल्स तो वो खुद बनाएंगे बट उसमें उनको अप्रूवल लेना ज़रूरी है प्रेसिडेंट साहब का, ये अपन को क्लॉज 1 बताता है। और इसके साथ साथ मतलब खुद तो रूल्स बना लेंगे, ठीक है, कैन मेक रूल्स, बट वो सब्जेक्ट टू फिर भी रहेंगे किसके, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये तो ऑलमोस्ट हर जगह अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 था अपना जनरल प्रैक्टिस और प्रोसीजर कोर्ट के लिए, क्लॉज 2 अपने लिए है कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं, किसके लिए, सिटिंग के लिए, है ना, उनकी जो पावर्स होगी वो सिंगल बेंच भी हो सकती है या फिर डिवीजन बेंच भी हो सकती है। तो ये सब कौन फिक्स करेगा, इसके लिए भी रूल्स क्लॉज 1 के अंदर बनाए जा सकते हैं, क्लॉज 1 में जो प्रोसेस दिया वही बनाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू रहता है, सब्जेक्ट टू क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बता रहा है, क्लॉज 3 अपना मेन है थोड़ा सा। क्लॉज 3 अपन को बता रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, क्लॉज 2 में अपन को जनरली बता दिया, सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच के लिए पावर्स वगैरह डिसाइड हो सकते हैं। पर जो यहाँ पे बता रहे हैं क्लॉज 3 में जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कोई भी केस, किस तरह का, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व्स सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as to the interpretation of the constitution। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो रहा है तो उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे वो क्लॉज 3 में डिक्लेयर किया गया है, वो कितने होंगे, 5।
मिनिमम 5 है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 5 से कम तो नहीं हो सकता अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी केस चालू है तो। या फिर ये एक सिनेरियो है, इस केस में मिनिमम 5 होंगे। और एक और केस बताया है, अगर कोई भी रेफरेंस हुई है आर्टिकल 143 के अंदर, मतलब कोई कभी भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जब एक्सरसाइज हो रहा है किसी भी केस में, तो वहाँ पे भी मिनिमम कितने जजेस चाहिए, मिनिमम 5 जजेस चाहिए वहाँ पे भी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक प्रोवाइजो दिया गया है। प्रोवाइजो क्या है कि अगर कोई भी अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपील सुन रहा है, अपील इन हियरिंग चालू है ना, किसी भी प्रोविजन के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कोई भी अपील चालू है और उनको अपील के दौरान लग रहा है, ड्यूरिंग अपील, कि जो अपील यहाँ पे सुनी जा रही है, जो कंटिन्यू चालू है, वो लेस देन 5 है। ठीक है, क्योंकि जनरल में कम ही होते हैं, तो लेस देन 5 जजेस की बेंच के सामने कोई अपील चल रही है और उनको ड्यूरिंग अपील लग रहा है कि यहाँ पे जो है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि बाद में भी केस चल रहा है तब भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज हुआ है और वो है क्या, इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन को बड़ी बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने भेज देंगे। वो लार्जर बेंच होगी कितने की, मोर देन 5 की। और फिर जब ये लार्जर बेंच अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन उनके सामने भेजा जाएगा उस पर वो ओपिनियन भेज देंगे, वापस ओपिनियन आ जाएगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे वापस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे केस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ क्वेश्चन को भेजा जा सकता है तो क्वेश्चन को सिर्फ भेजने की ताकत प्रोवाइजो के अंदर दी गई है। पर ये जो प्रोवाइजो है वो एक केस पे नहीं लगता, वो है अपना, अगर जो अपील चल रही है वो अपील हो रही है अंडर आर्टिकल 132। ये मेरे को कोई बताएगा कि ये प्रोवाइजो आर्टिकल 132 के अंदर के अपील पे क्यों नहीं लग रहा? चलो मैं ही बता रहा। देखो ये वाला जो प्रोवाइजो है कि क्वेश्चन को लार्जर बेंच के सामने भेजना पड़ेगा, वो आर्टिकल 132 पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर तुमको याद हो कि आर्टिकल 132 के अंदर अपने क्या देखा था, यहाँ पे अपील होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है अपने पास 132 का। और अपन ने जो मेन क्लॉज पढ़ा आर्टिकल 140 क्लॉज 3 का आर्टिकल 145 के अंदर, उसमें बोला है कि जो मिनिमम जजेस चाहिए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर आर्टिकल 132 कवर तो हो गया ना, आर्टिकल 132 इसके अंदर ही कवर हो गया, इसलिए उस पर प्रोवाइजो नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 5 जजेस की बेंच बैठी होगी, 5 या मोर देन 5 जो भी है, 5 और मोर देन 5 जजेस बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने प्रोवाइजो में लिखा है कि लेस देन 5 जजेस की बेंच है, अपील सुन रही है, इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ। फिर अपने दो और क्लॉजेज हैं आर्टिकल 145 के अंदर ही, दो और क्लॉजेज हैं। वो क्या बता रहा है क्लॉज 4 पे, कि जो भी जजमेंट्स होंगी, ऑल जजमेंट्स, वो ओपन कोर्ट में डिलीवर होनी है। ओपन कोर्ट का क्या मतलब है, सबके सामने सब इन्वॉल्व होंगे, सारी पार्टीज होंगी, और अगर कोई और आना चाहे वो भी आ सकता है, सबको एक्सेस होगा, तो पब्लिकली सारे डिसीजन, सारे जजमेंट्स डिलीवर करे जाएंगे। ठीक है, और जो आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट जा रही है ना, तो वो रिपोर्ट भी तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक जो ओपिनियन फॉर्म हुआ है उसको भी ओपन कोर्ट में डिलीवर करना पड़ेगा। तो पहले ओपन कोर्ट पे ओपिनियन डिलीवर होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट जाएगी। ये अपन को क्लॉज 4 डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, फिर ये तो हो गया, बट अपन ने देखा होगा कि बहुत तरह तरह के, हर जज का अलग अलग जजमेंट आता है, तो डिलीवर क्या होना है, कि कौन सी जजमेंट डिलीवर होना है, कौन सा ओपिनियन डिलीवर होना है, ये अपन को बताता है क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 बता रहा है कि जो भी मेजॉरिटी के जजेस होंगे,
मेजॉरिटी ऑफ जजेस का जो भी जजमेंट या जो भी ओपिनियन होगा, जजमेंट और ओपिनियन, मेजॉरिटी कौन कौन से देखेंगे अपन, जो भी सिटिंग होगी उस समय, पूरे कोर्ट्स की नहीं, पूरे 34 जजेस की अपन मेजॉरिटी नहीं देख रहे हैं। जो भी बेंच है, मान लो 5 जजेस की बेंच है, तो अगर 3 लोग भी किसी एक डिसीजन की तरफ हो गए तो वो मेजॉरिटी हो जाएगी उनकी। तो वो जो मेजॉरिटी में जजमेंट या ओपिनियन होगा वो उसको डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक मेजॉरिटी रीच नहीं हो रही किसी भी केस में, तब तक आप अपना जजमेंट ओपिनियन डिलीवर नहीं कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो डिसेंटिंग जजेस हैं, डिसेंटिंग मतलब जो अगेंस्ट में, जिनका ओपिनियन या जिनका जजमेंट अगेंस्ट में है मेजॉरिटी के, तो यहाँ पे 3 लोग अगर किसी के फेवर में है तो 2 लोग किसी अपोजिट जजमेंट ओपिनियन के फेवर में होंगे, तो वो लोग भी अपना जजमेंट प्रनाउंस कर सकते हैं ओपन कोर्ट में। अनाउंस तो कर सकते हैं पर उसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये अपन को क्लॉज सा ही बता रहा है पूरा। ठीक है ना। फिर एक आध छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। 146 147 इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अपन हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को एक दो चीज़ें पूछनी तुम लोग से उसमें। आर्टिकल 146 के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्लॉज 1 बता रहा है, नहीं क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तुम लोग पढ़ लेना, मेरे को क्लॉज 3 में तुम लोग से कुछ पूछना है। क्लॉज 3 में अपन आते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है जो भी, इसमें से देख लेते हैं 146 का क्लॉज 3। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इसमें इंक्लूड किया गया है सैलरी अलाउंसेस और पेंशन्स पेबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ, किनको किनको इंक्लूड करे हैं, किनकी सैलरी से पेंशन इंक्लूड हो रही है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट शैल बी चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट की बात करी गई है, सर्वेंट्स की, जिनको यहाँ पे अपन अपॉइंटमेंट की भी बात करी है क्लॉज 1 में। तो बाकी जो जजेस वगैरह वो कहाँ जाएंगे, उनका सैलरीज उनके अलाउंसेस कहाँ लिखी है, किसमें, कौन सी ऑफिशियल रिपोर्ट में? अरे नहीं नहीं वो तो ठीक है, नहीं ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स और ये जो ना यहाँ पे अलग से बात हो रही है, जजेस के अलावा बात हो रही है। इनका भी स्पेसिफिक मेंशन है किसी आर्टिकल में, मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, तुम लोग को याद हो तो। तुम लोग को याद है यहाँ पे मैंने एक चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का बताया था कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। अपन ने जब आर्टिकल 112 देखा था, जहाँ पे अपन बजट की बात करते हैं, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको अपन दो चार्जेस में बांटते हैं। एक होता है चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका एक और एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है अपन को। अगर अपन 112 पे फट से जाएंगे, देखो शैल शो सेपरेटली दो, क्या, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्क्राइब बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज अपॉन द ये वाला, तो यहाँ पे सैलरीज अलाउंसेस पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है जजेस के लिए। और यहाँ पे इसमें जी क्लॉज में बताया गया कि एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज्ड। तो इसी में एक और एग्जांपल आ सकता है अपना, कौन सा क्लॉज था ये, आर्टिकल 146 का क्लॉज 3। ठीक है, तो इन चीज़ों पे अपन ने फिर आगे देखा था कि इन पे वोट नहीं होता, जो चार्ज हो रहे हैं, जो भी चार्ज अपॉन हो रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उन पे वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं, नॉट वोट, ओनली डिस्कशन। इसलिए चार्ज अपॉन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी एडिशनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, सर्वेंट्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरीज पर भी कोई वोटिंग नहीं होगी। तो इसके 146 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तुम लोग पढ़ लेना, सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है उसमें।
और हाँ, एक आखिरी चीज़ इसके अंदर जो है, ये वाला, जो भी पैसे अपन फीस भरते हैं, कोई भी अदर मनी अपन कोर्ट को जमा करते हैं, वो क्या है, वो पार्ट बनेगा फंड का। तो अपन कोर्ट को जो भी पैसा भर रहे हैं, किसी भी तरह का पैसा भर रहे हैं, वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। फिर आते हैं अपन, एक आखिरी बचा अपना 147 में। इसमें अपन जब अपन बहुत सारी चीज़ों में अपन ने 132, 133, 134 सब जगह देखा, अपन ने एडवाइजरी में भी देखा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और किस तरह का सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है उसमें, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ये अपन को थोड़ा सा बता रहा है आर्टिकल 147। ठीक है, इसको अपन इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे है इस चैप्टर के अंदर जो अपना यूनियन जुडिशरी का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 पार्ट 5 का, पार्ट 4 सॉरी, पार्ट 4 सॉरी चैप्टर 4 है, और पार्ट 5 है यूनियन जुडिशरी का। और जो अगला चैप्टर अभी अपन करेंगे इसके बाद, जो है पार्ट 6 का चैप्टर 5, जो बात करता है अपने स्टेट जुडिशरी की, उसके लिए भी सेम मीनिंग यहीं पे बताया गया अपन को। अगर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो उसके अंदर अपन इंक्लूड मानेंगे क्या, रेफरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, और उसके साथ कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वो, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर पास हुआ है तो वो भी इंक्लूडेड होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ था उसके इंटरप्रिटेशन के लिए भी, और उसके अंदर कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो वो भी, सब इस फ्रेज के अंदर, जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये सब भी इंक्लूड होगा। ये आर्टिकल 147 अपन को बता रहा है। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत?